कोर्स वर्क पहले हुआ था या टॉपिक डिफेंस का प्रोसेस पहले आया था? कोर्स वर्क बाद में आया था, टॉपिक डिफेंस पहले आया था। कुछ बीच में आपने क्या पेपर वगैरह भी लिखे, कितना सर, इसका प्रोसेस होता है? तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा था कि ड्यूरिंग दैट आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराने पड़ेंगे। टोटल कितने समय में आपने पीएचडी करी? अवार्ड होते होते 6-6.5 साल लग गए। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि आज इनरोल्ड हो गए, कल गाइड मिल गया, आपने सारे चैप्टर्स लिखे, नेक्स्ट साल में आपको पीएचडी मिल जाएगी, दैट विल नॉट पॉसिबल। मतलब ऑन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अड्डा 24/7 के इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ आप यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आज के इस पीएचडी के विशेष सत्र में हमारे बीच बात करने के लिए उपस्थित हैं आपकी भूगोलवेत्ता, भूगोल की अध्यापिका डॉक्टर शिखा शर्मा। मैम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मुझे भूगोलवेत्ता नाम कहकर एड्रेस करने के लिए और डॉक्टर की उपाधि से एड्रेस करने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर उसके लिए सर। बिल्कुल मैम। आज का यह सत्र बहुत विशेष है मैम। जैसा कि हमने चर्चा की कि आज पीएचडी का ईच और एवरी स्टेप, कैसे एडमिशन से लेकर के और डॉक्टरेट बनने तक जो बीच का प्रोसेस है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैम, आप एक बार छात्रों को बताइए कि आपने पीएचडी कहाँ से की है और किस विषय में की हुई है? सर, मैंने पीएचडी राजस्थान से की है, मतलब मेरी सारी पढ़ाई वहीं से है, तो मैंने पीएचडी भी राजस्थान से की है और मैंने ज्योग्राफी में की है। और ज्योग्राफी में भी स्पेशली अगर आप बोलेंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मेरी पीएचडी है। बहुत रुचिकर विषय रहा होगा मैम, ये निसंदेह। हाँ सर, रुचिकर विषय सुनने में लगता है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी मैंने इलेक्टोरल ज्योग्राफी पे की है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वंडरफुल मैम, इसी वेरी गुड। जी सर। मैम, आपका पीएचडी एडमिशन ये किस यूनिवर्सिटी में था? सर, राजस्थान से, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो मैम, उसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस था जब आप कर रहे थे? सर, मेरी पीएचडी एक्चुअली आज जो पीएचडी हो रही है ना, उससे बहुत डिफरेंट रही है, क्योंकि मेरी पीएचडी थी 2016 की। तो उस टाइम में ना सर, ये नेट का, जीआरएफ का या ये पीएचडी ओनली वाला जो कैटेगरी है वो नहीं था। सो मैंने पीएचडी जो की है वो बेसिकली एग्जाम क्लियर करके की है, एंड दैट इज मैंने रेट दिया था। तो उस टाइम पर एक्चुअली नेट और जेआरएफ और पीएचडी ओनली उतना ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट था, पर उतना बच्चों को पता नहीं था। पीएचडी में एंट्रेंस के लिए आपको रेट देना पड़ता था, एंड विच इज़ कंपलसरी एज वेल। तो मैंने रेट के थ्रू एडमिशन लिया था, रेट का पेपर दिया था, एंड विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन नेट के सिलेबस पे। सो नेट के सिलेबस पे पेपर आया था, एंड एक ही पेपर था, दैट इज़ ज्योग्राफी वाला, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड था। उसके बेसिस पे ही मेरा पेपर हुआ था और उसी के बेसिस पे मैंने क्वालिफाई किया था। मैम, बहुत सुनने में अच्छा है। 2016 में तो मैं स्नातक कर रहा था, तब आप डॉक्टरेट बन रहे थे। एडमिशन के बाद मैम इंटरव्यू के, मतलब एंट्रेंस, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस रहा होगा। आप पीएचडी के लिए जो पहला साक्षात्कार, उससे पहले तो बच्चे साक्षात्कार देते नहीं उसका अनुभव आप कुछ बताना चाहें मैम? हाँ सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। सो जैसे मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया जी मैम, और मैंने वो मेरा मतलब ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक भी 2nd आया था सर। सो मतलब मेरे पास गाइड चूज करने का अच्छा खासा ऐसे बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बाद में फिर प्रॉब्लम ये थी कि दैट टाइम मैं बहुत यंग थी, मतलब आई वॉज जस्ट 26। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैंने क्या करा कि मुझे ऐसा लगा कि बस एग्ज़ाम दे दिया और एडमिशन हो गया, मतलब उसके बाद के बहुत सारे प्रोसीजर मुझे नहीं पता थे। तो जब मैंने आप जिसको बोलते हैं ना एक टॉपिक सिलेक्शन करना, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो जो गाइड मुझे मिले थे, तो एक्चुअली जब मैंने उनसे बात की तो गाइड से मैंने पूछा कि मेरे को टॉपिक कैसे लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि एक गाइड आपको टॉपिक सजेस्ट करता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना, मुझे लगता है 99% लोगों को ये लगता है कि गाइड आपको टॉपिक देगा, बट आपको भी पता है रियलिटी की गाइड आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है, दे आर नॉट गिविंग एनी टॉपिक्स। तो वो आपको सोचना होता है कि आपको क्या। और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी सर उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था। सो उसके बाद फिर मैंने कैसे भी करके अपनी एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर की, जो आजकल प्रपोजल के नाम से जानी जाती है ना। तो हमारे वो सिनॉप्सिस थी, तो वो सिनॉप्सिस मैंने, जिसके लिए हमें 3 महीने या 6 महीने मिले थे, और उसके बाद वो सिनॉप्सिस को, जो भी टॉपिक मैंने चूज़ किया उसके बेसिस पे मैंने एक सिनॉप्सिस 30-35 पेज की मैंने एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर की थी। और फिर उसके बेसिस पे मेरा फिर DRC या इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं वो हुआ था।
सो मैम, इंटरव्यू के बाद आपका नाम आ गया होगा, उसके बाद कोर्स वर्क पहले हुआ था या टॉपिक डिफेंस का प्रोसेस पहले आया था? सर उससे पहले हमारा कोर्स वर्क बाद में आया था। टॉपिक डिफेंस पहले आया था। टॉपिक डिफेंस हुआ था और उसके बाद कोर्स वर्क 6 माह का। हाँ, 6 माह का ही होता है सर। हाँ, स्टैंडर्ड वही होता है सर। पर कोर्स वर्क से पहले हम आते हैं टॉपिक डिफेंस पे। सो बहुत कम लोग ये बोलते होंगे, पर मेरी बहुत धज्जियां उड़ी थी टॉपिक डिफेंस में सर। नहीं मैम, देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बच्चों को डरना भी चाहिए थोड़ा सा। बहुत सीरियस काम है मैम पीएचडी को लेकर के। अगर आप सीरियस इन डेप्थ काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उस दिशा से तैयारी भी करनी चाहिए। और जितना एक बार शुरू में टॉपिक को लेकर के वहाँ आप गंभीर हो जाएंगे तो आप थीसिस अच्छी कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली। सो मेरे साथ प्रॉब्लम, मैंने कहा ना मैं बहुत यंग थी सर, और उस टाइम ना मैंने नई नई जॉब भी स्टार्ट की थी। तो ऐसा हुआ था कि मेरे को सच में नहीं पता था, तो मैं अपना टॉपिक ढंग से डिफेंड नहीं कर पाई। भाई आपको ना, मुझे ऐसा लगता है पीएचडी ना बच्चों को बहुत फेरी टेल लगती है और मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ एक पीस ऑफ केक है जो आपको एक प्लेटर में मिल रहा है और आप खा लेंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत एक लंबा टाइम दिया है अपनी लाइफ का पीएचडी को, और मैंने जो मतलब जो खून के आंसू रोने होते हैं ना सर, एग्जैक्टली वैसा रहा है। इट्स नॉट अ फेरी टेल एट ऑल। तो मेरा डिफेंस वाला जो पूरा प्रोसीजर था वो बहुत गंदा गया, क्योंकि 26 साल की उम्र में आई डोंट नो व्हाट इज मेथोडोलॉजी, आई डोंट नो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को मेरे को कैसे जस्टिफाई करना है। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या डिस्कशन देने वाली हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कंक्लूड करने वाली हूँ, एंड मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ अपने किस में, अपनी लिटरेचर में या अपने डोमेन में या अपने सब्जेक्ट में। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद मी। और उस प्रॉब्लम के साथ मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी विद अ ब्लैंक माइंड कि मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तो ये मेरा डीआरसी रही। तो मेरी डीआरसी अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैंने शायद रेड का पेपर वो किया है जिसको हम बोलते हैं टॉप किया था, पर मेरी डीआरसी बहुत गंदी गई थी सर। तो मैम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो छात्र नया शोध कार्य शुरू करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के अपनी तैयारी में, जब आप डीआरसी देने जा रहे हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं, टॉपिक डिफेंस कर रहे हैं, जरूर सोच लेना चाहिए, उस बिंदु पर पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है मैम? कोर्स वर्क का रिजल्ट आया होगा, फिर कुछ बीच में आपने क्या पेपर वगैरह भी लिखे, कितना इसका प्रोसेस होता है? तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा था कि ड्यूरिंग दैट आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराने पड़ेंगे। अच्छा, इट्स कंपलसरी एंड विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। ऐसे मतलब और कुछ नहीं आप करवा सकते, दिस इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। और 2 कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक, वो कंपलसरी थे। तो ये 4 चीजें आपको करनी हाँ मैम, ये यूजीसी 2018 की जो 2008 की जो रेगुलेशंस है, तो वो था सर ये। तो उस टाइम तक मैंने पीएचडी के बाद जब मैंने एनरोल कर लिया, मेरा डीआरसी हो गया, उसके बाद तो सर मैंने रिसर्च पेपर लिखना सीखा था, और मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर ही 2017 का है। सो 16 में मैं नहीं मैम, वो लग जाएगा समय, बिल्कुल, और लगना भी चाहिए। इफ इट ब्रिंगिंग क्वालिटी देन इट विल बी टेकिंग टाइम ना मैम, क्वालिटी। तो हाँ, फिर क्वालिटी आते आते बहुत टाइम लगा, और 2017 में मेरा पहला पेपर आया जिससे मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर धीरे धीरे लिखते फिर मुझे आ गया। पर हाँ, 2 रिसर्च पेपर कंपलसरी होते हैं, और एमए तक तो सर मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं थी कि उस टाइम पेपर लिख लिया जाए या पेपर प्रेजेंट कर लिया जाए, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पर हाँ, 2 पेपर और 2 प्रेजेंटेशंस कंपलसरी थी। ये ड्यूरिंग पीएचडी में? यस। अभी भी जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है कि वर्तमान में भी 2020 के रेगुलेशंस आने के पहले ये कंपल्शन था। अभी 2020 के रेगुलेशंस बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं की हैं, शायद इसमें कुछ रिवाइज्ड हुआ है। उस पर हम सत्र जरूर एक बार बात करेंगे मैम। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है मैम? आपने पूरी पीएचडी लिख ली, इसके बाद क्या होता है? नहीं सर, पहले जैसे मैंने बोला कि डीआरसी हुई थी, जिसका मतलब आप अपना टॉपिक डिफेंड कर रहे हैं। सो टॉपिक डिफेंड करने में मैंने बोला मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। सो माई टॉपिक वॉज वेरी न्यू। मैंने मतलब ऐसे टॉपिक पे काम किया जिसपे बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं था। तो मुझे बोला गया कि आप अपने डोमेन को थोड़ा छोटा करें। हाँ, सो पहले आई वॉज डूइंग ऐसे पूरे राजस्थान पे काम में करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे फिर जो एक्सपर्ट आए उन्होंने बोला आप प्लीज़ अपना डोमेन छोटा करें क्योंकि आप काम नहीं कर पाएंगे इस पर। तो मैंने अपना डोमेन छोटा करा, तो फिर हमें हमारी सिनॉप्सिस रिवाइज्ड करने का टाइम मिला था, और वो हमने फिर रिवाइज्ड करके वापस जमा कराई थी। उसके बाद वो एक्सेप्ट हुई, उसके बाद फिर हम वो चैप्टराइजेशंस और उस चीज़ों पर गए थे।
टोटल मैम फिर पीएचडी टॉपिक आपको अलॉट हो गया होगा? टॉपिक मुझे अलॉट हो गया, गाइड भी साथ में अलॉट हो जाते हैं? गाइड जो अलॉटमेंट थी ना सर, वो तो आपने पेपर क्रैक किया तो वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। वो स्टार्टिंग में ही था। इसके बाद का क्या प्रोसेस है मैम? टोटल कितने समय में आपने पीएचडी करी और किस तरीके से इसमें फील्ड वर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है? हाँ सर, मेरा तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को तो मतलब अवार्ड होते होते 6-6.5 साल लग गए। कब अवार्ड हुई है मैम आपको? मुझे सर लेटेस्ट अभी अवार्ड हुई है 2024 में ही हुई है, और मुझे अभी मार्च में ही हुई है। तो मेरे को बहुत लंबा टाइम लगा है पीएचडी, और मैंने गवर्नमेंट से की है, मतलब मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। तो मेरे को सबमिट कराए हुए 1 साल हो गया था। पिछले साल अक्टूबर में 3 अक्टूबर को मेरा वाइवा हुआ है, और वाइवा के भी 1 साल बाद मुझे अवार्ड हुई है, तो इसलिए टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया। वो मैम जहाँ तक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है पीएचडी इवैल्यूएट करने के लिए। बिल्कुल, वो इवैल्यूएट करते हैं, मतलब अगर आपकी पीएचडी सेंड की जाती है और उसमें भी वो जो एक्सपर्ट को भेजी गई है वो ये बोलते हैं, अगर उनका वो डोमेन है तभी वो उसको इवैल्यूएट करते हैं, अदरवाइज उसको रिटर्न कर देते हैं। फिर वो वापस लोगों को जाती है, जो लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब लिस्ट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन स्टार्टिंग के सपोज कीजिए 2 लोगों को भेजी गई, 2 में से एक ने आपकी रिटर्न कर दी। रिटर्न इन सेंस कि भाई ये मेरा डोमेन नहीं है, मतलब मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। फिर दोबारा प्रपोजल बनेगा, दोबारा आपकी थीसिस भेजी जाएगी, तो सर उसमें भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। एंड मेरे साथ इसमें भी प्रॉब्लम हुई कि जब मेरी थीसिस भेजी गई कि इवैल्यूएट करने के लिए, तो एक्सपर्ट ने मना कर दिया ये बोल के कि ये टॉपिक मेरे डोमेन का नहीं है, या मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं। तो न्यूली टॉपिक था मैम, तो इस वजह से भी मतलब बहुत कम लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया। एंड सर आई गेस बहुत लोग अवेयर भी नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक था, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को मिला के। तो वो उस एक्सपर्ट ने वो भी मना कर दिया, तो 6 महीने वो वैसे भी डिलेड हो गई। तो इस तरीके से मेरी बहुत डिलेड होती चली गई पीएचडी। कोई नहीं मैम, अभी आप डॉक्टरेट हो चुके हैं। बच्चों के लिए ये एक संदेश है, देखिए पीएचडी जितनी फेरी टेल लगती है उसकी रियलिटीज डॉक्टर शिखा ने खुद बताया। बिल्कुल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है सर कि पीएचडी जो मांगती है ना, आई नो कि वो मेहनत मांगते हैं, पर वो पेशेंस भी बहुत मांगती है। बिल्कुल मैम, बहुत पेशेंस मांगती है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि आज इनरोल्ड हो गए, कल गाइड मिल गया, आपने 1 साल में अपने सारे चैप्टर्स लिखे, नेक्स्ट साल में आपको पीएचडी मिल जाएगी, दैट विल नॉट पॉसिबल। मतलब ऑन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब बहुत लोग क्लेम करेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब अगर आप बहुत सारा पढ़कर आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सपीरियंस हो गया बहुत सारा, तो मुझे लगता है कि आप कुछ लिख सकते हो। पर जैसे मैंने बोला, मैं बहुत छोटी थी और मेरी वो फर्स्ट जॉब थी, मैं नया नेट किया था और मैंने इतना पढ़ाया नहीं था। तो सर मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एक पेपर लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी। शुरू में मैम प्रोसेस का इशू है, क्योंकि मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी माना, बीच में एमफिल शायद इसमें काम आता था, लेकिन अब एक बार फिर से वो स्क्रैप हो चुका है, तो पीपल विल एफर्ट टेक दैट। मतलब एमफिल में आपको सिखा देते थे, अब कोर्स वर्क इज़ द सोल कि आपको उसमें सीख जाना है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है पीएचडी में क्वालिटी ब्रिंग करने के लिए भी इसका एक प्रोस्पेक्टिव ये देखा जा सकता है कि बच्चों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि पीएचडी इज़ नॉट फन एनीमोर, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। अगर मुझे लगता है आप कोई क्वालिटी देना चाहते हो, मतलब अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी पीएचडी का वेट ज़्यादा ना होकर उसका क्वालिटी अच्छा हो, तो मुझे लगता है बच्चों को पढ़ना चाहिए। मतलब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका विजन खुलेगा। अगर आप नहीं पढ़े हो, आपको लगता है आपने 4 किताबें पढ़ी है अगर एमए की, और आपको लगता है उसके बेसिस पे आप नेट कर लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अपना विजन खोलने के लिए और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आप जब पढ़ोगे तभी आप एक पन्ना लिख पाओगे। बिल्कुल, लिखने के लिए तो मैम एक और प्रोसेस पे मैं केवल आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा मैम। ये अंतिम क्वेश्चन होगा, प्लैग का बच्चों को बहुत सवाल होता है कि पीएचडी में प्लैग नहीं आना चाहिए। yes. आपके टाइम पे इसका क्या सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो सर प्लेजरिज्म, जब 2016 में, और मैंने सबमिट कराते कराते सर वो रूल हो गया कि आपका पूरा पीएचडी का प्लेजरिज्म सिर्फ 10% के अंदर होना चाहिए। रेगुलेशन है मैम ये। अब सर देखिए, ये इश्यूज होते हैं कि एक तो बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, चलो मैं इसको लिख लूँ।
एज इट इज़ हम लिख लें, या आपने किसी को लिखा और आपने किसी को पैराफ्रेज कर दिया, कोट नहीं किया, रेफरेंसेस नहीं डाले, तो ये सारी चीज़ें इश्यूज होती हैं। और सर ये प्रॉब्लम आपको आएगी अगर आप बहुत वेल वर्स्ड नहीं हैं अपनी वोकैबुलरी के साथ, आपने अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, और सब्जेक्ट में भी जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, जो नई चीज़ें चल रही है और आपने वो नहीं पढ़ी हैं, तो आप नहीं लिख पाएंगे, ना आप रिसर्च पेपर लिख पाएंगे, ना आप पीएचडी लिख पाएंगे। जैसे मेरी पीएचडी सिर्फ और सिर्फ 175 पेज की थी, मतलब लोग 300 साढ़े 300 पेजेस की पीएचडी बहुत आराम से लिखते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 175 पेज से ज़्यादा लिख नहीं पाई, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा था जिसमें कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। मतलब रिव्यू के नाम पे अगर आप कहे तो कुछ था नहीं मेरे पास में, तो मुझे जो लिखने को मिला वो मैंने खुद ने ही लिखा। तो इसीलिए मैं बस एक ही दरख्वास्त करती हूँ बच्चों को कि थोड़ा सा गेन द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ किताबें थोड़ा पढ़ें, थोड़ा आसपास भी देखें और थोड़ा फिर लिखने की कोशिश करें। ऐसा बच्चों को मुझे पता नहीं क्यों ऐसा स्टेप लगने लगा है कि एमए हो गई, चलो आप पीएचडी, अच्छा मैम पीएचडी, अच्छा मैम नेट, अच्छा मैम ये। अरे पीएचडी मुझे लगता है बहुत बात का प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर नेट, थोड़ी सी नौकरी करके देखें, बच्चों को पढ़ा के देखें, गेन सम ऐसा बोलते हैं ना, बिल्कुल सामने वाला एक्सपीरियंस लेके देखें कि कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको चीज़ें आएंगी, आपको फिर पीएचडी स्टार्ट करनी चाहिए। सो मैम, इफ आई कंक्लूड, इट इज़ योर टीचिंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प यू डू द पीएचडी बेटर? इट इज़ क्योंकि आप डिस्कस करते हो बच्चों से, आप पढ़ते हो, आप उनको पढ़ाने के लिए भी पढ़ते हो, आप भी पढ़ा रहे हो, मैं भी पढ़ा रही हूँ। हमें भी पता है कि बच्चों को लगता है कि टीचर्स के पास कुछ नहीं है, तो आपको भी पता है कि हमें 1 घंटा पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन में एवरीवन इज अ जज, है ना, ऐसे सब जज करते हैं, पर आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 1 घंटे की क्लास में हमें पढ़ाने के लिए एटलीस्ट हमें भी आधा पौना घंटा उसको देना पड़ता है, तब हम आपको पढ़ा पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इतना पढ़ते हो तो आप सच में लिख सकते हो, आपका विजन खुलता है। मुझे ऐसा लगता है आपका विजन खुलता है। अभी आप बहुत एक छोटे से, आप ऐसे मतलब मेंढक हो, आप एक कुएं के, आप उससे बाहर निकलोगे तो आपको सब कुछ हरा दिखेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा पढ़ो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, फिर पीएचडी में जाना चाहिए। नहीं तो सर पीएचडी इतना कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, पैसे से भी कंज्यूमिंग है, एनर्जी से भी कंज्यूमिंग है, थॉट भी है, टाइम है, एंड पेशेंस तो है ही है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको इसमें जंप करना चाहिए। दैट चलो आप पीएचडी करने के लिए आए, नॉट एलिजिबिलिटी, आई एम रेडी टू डू दैट पीएचडी। एलिजिबिलिटी तो आपको पता है इजीली दे एफर्ट के लिए तैयार होते हैं, उस मेंटल स्ट्रेंथ आपको होनी चाहिए। मतलब यूजीसी नेट आपको दे रहा है एलिजिबिलिटी, बट आर यू रेडी टू डू दैट? एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप सच में पीएचडी कर सकते हैं, और गाइडेंस के नाम पे सिर्फ सच में गाइडेंस ही मिलती है सर, क्योंकि मैंने की है। Exactly, तो आपको ये बोला, आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा ये कॉमा गलत है ना, इसका ये वर्ड छोटा कर लो, ये वर्ड बड़ा कर लो, ये रंग बदल लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जाता। That is a bit of truth. ये बहुत सच है कि आपको सोचे कि गाइडेंस के नाम पे कोई आपको पूरी किताब दे देगा, ऐसा नहीं। You have to do it on your own. Yes, you have to sir. थैंक यू मैम, दैट्स फॉर ऑल टुडे। आपने सुना कितने पीएचडी के स्टेप्स और स्टेप्स के बीच में, उन सभी चरणों के बीच में जो संघर्ष हैं, जो रियलिटी है, उससे आप वाकिफ़ हुए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और सत्र में ऐसे ही किसी और पीएचडी के विषयों के साथ। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।